3 साल बाद जब प्लेन समुद्र से निकला तो सबके होश उड़ गए। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जहाज की कहानी बताने वाले हैं जिसका पर्दाफाश करीब 3 साल के बाद किया गया। दरअसल ये जहाज अचानक रडार से गायब हो गया। किसी भी तरह कोई सिग्नल नहीं मिला, कोई इंजन की खराब होने की कोई वॉइस मैसेज नहीं, कोई और डैमेज की कोई शिकायत भी नहीं। फिर भी न जाने ये हवाई जहाज कैसे गायब हो गया। क्या था ये हादसा, कैसे हुआ था ये हादसा, क्यों हुआ गायब ये प्लेन, क्या है इस गायब प्लेन का रहस्य। और 3 साल बाद हुआ एक चमत्कार और सारे मिस्ट्री का पर्दाफाश हो गया। तो आइए जानते हैं ईयर 447 जहाज की इस रहस्य घटना को। ये घटना है 31 मार्च 2009 की। ब्राजील के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात को 10:29 पर एक प्लेन ने पेरिस के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में कुल 228 यात्री मौजूद थे जो पेरिस जा रहे थे। ब्राजील से पेरिस जाने में लगभग 10 से 12 घंटे समय लगता है। एयर फ्लाइट 447 ने लगभग 3 घंटे की उड़ान भर ली। ब्राजील के एटीसी भी लगातार संपर्क बनाए हुए थे। जहाज अब समंदर के ऊपर से जा रहा था और तभी एटीसी से 447 से कनेक्शन टूट गया। समंदर के बीच में संपर्क टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर ऐसी जगह पर एटीसी से संपर्क टूटना एक आम बात है, क्योंकि ये एटीसी के रेंज से बाहर होता है। दूसरी ओर समंदर के उस पार सिग्नल एटीसी से भी फ्लाइट 447 से संपर्क नहीं बना पा रहे थे। ऐसे में सेनेगल एटीसी भी कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इंतजार के अलावा। समय बीतता गया, करीब 30 मिनट के बाद भी संपर्क नहीं हो पाया। प्लेन के लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके फाइटर प्लेन को उस एरिया में भेजा गया, लेकिन जहाज का कोई अता पता नहीं मिला। सुबह होने तक जहाज का मलबा मिलना शुरू हो गया। ये प्लेन रहस्यमयी तरीके से क्रैश हो चुका था। फ्लाइट 447 के यात्रियों को इंतजार करते हुए उनके रिश्तेदारों को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर हुआ क्या उन लोगों को। ये सारा समझना भी उन लोगों के लिए काफी मुश्किल था। अचानक प्लेन कैसे क्रैश हो गया। इस प्लेन के इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 टीमों का सिलेक्शन किया गया। पहला जहाज के ब्लैक बॉक्स को और दूसरा टीम लाशों को रिकवर करने के लिए। हर दिन लाशों को निकालकर घर वालों को सौंप दिया जाता था। अंतिम संस्कार के लिए कुछ लाश को तो पहचान गए और कुछ लाश के कपड़े से पहचान गए, क्योंकि लाश बहुत बुरी तरह से जल गई थी। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको अपनों की लाश तक नहीं नसीब हो सकी। 16 दिन की खोज के बाद 228 लोगों में से सिर्फ 50 लोगों की लाश ही रिकवर हो पाई और बाकी बचे हुए लोग और प्लेन का ब्लैक बॉक्स समंदर की गहराई में कहीं खो गया था और इस गहराई तक खोज करने वाली टीम भी वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। ब्लैक बॉक्स की खोज के लिए न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल किया। ये सबमरीन ब्लैक बॉक्स से निकले अल्ट्रासोनिक सिग्नल को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे और ये काम भी बहुत जल्दी हो रहा था, क्योंकि ब्लैक बॉक्स सिर्फ 30 दिनों तक ही सिग्नल भेज सकता है। दिन गुजरता गया, हर दिन खाली हाथ के अलावा कुछ नहीं मिला। 12 महीने खोजबीन और 7000 स्क्वायर फीट एरिया खोजबीन के बाद भी ब्लैक बॉक्स का कोई पता नहीं चला। समय बीतने के साथ सबकी उम्मीदें भी कम हो गईं। घटना के 3 साल बाद 3 अप्रैल 2011 को एक प्राइवेट टीम ने एक चमत्कार दिखाया। इस टीम ने अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा 30 दिन के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। इन्हें पता था कि समंदर में सबमरीन करने से कोई फायदा नहीं होता। समंदर के सतह पर गैस या मिट्टी के अंदर कहीं ब्लैक बॉक्स दब गया होगा। इसलिए उन लोगों ने कुछ मशीन पानी के अंदर नीचे भेजी जो फुली ऑटोमेटिक थी। इसको रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता था। इस पनडुब्बी मशीन की खास बात यह है, समंदर की सतह की भी चीजें देख सकता है, बिल्कुल रडार की तरह, और ये एक मैप तैयार कर सकता है। कुछ दिन बाद जब उन लोगों ने स्कैन की गई फोटो में जहाज की एक बार हिस्सा समुद्र की सतह पर दिखाया गया तो तुरंत एक टीम वहां पर भेज दी गई। थोड़ा सा खोजबीन के बाद गायब जहाज का डेटा रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर 3 साल बाद रिकवर कर लिया गया। हैरानी की बात तो ये थी कि इन लोगों ने सिर्फ 30 दिन के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। अब वक्त आ गया था 3 साल पहले की रहस्य से पर्दा उठाने का, और जब ब्लैक बॉक्स से जो कहानी पता चली उसे सुनकर इन्वेस्टिगेटर की सोच ही बदल गई। तो आइए सुनते हैं जहाज गायब, लॉस्ट प्लेन की रहस्यमय की कहानी, या कहें तो गायब जहाज की कहानी। इस कहानी की शुरुआत करते हैं उड़ान भरने के 3 घंटे बाद से, जब ये जहाज ब्राजील के एटीसी से संपर्क से बाहर हो गया था। एटीसी को लग रहा था कि ये प्लेन हमारे दायरे से बाहर हो गया है। दूसरी तरफ पेरिस के एटीसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उन्हें भी ये लगता था कि कुछ मिनट के बाद ही हमसे संपर्क हो जाएगा। असल में फ्लाइट 447 जहाज एक भयानक मुसीबत में फंस गया था। हालांकि प्लेन में वेदर रडार भी होता है जो पायलट को जानकारी देता है। ये रडार सिर्फ जानकारी ही दे सकता है, जहाज की सुरक्षा नहीं कर सकता। ये तो एक प्लेन है, सड़क पे चलती कोई गाड़ी नहीं जो सामने रास्ता खराब है तो बैक करके पीछे कर ले। लेकिन हवाई जहाज के साथ ऐसा नहीं होता।
अगर हवाई जहाज किसी बादली तूफान में फंस जाए तो उसे तूफानों का सामना करना ही होगा, इसके सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। पर यह सवाल आता है कि पायलट को तूफान के बारे में कब पता चलता है, और पायलट को पता चल ही गया होगा कि प्लेन बादली तूफान में फंस गया है। फ्लाइट 447 जहाज तूफान में फंस गया था। बादलों में होता है ढेर सारा पानी जो -40 डिग्री सेल्सियस में आसानी से फ्रीज हो सकता है। अब तक तो प्लेन में सब कुछ ठीक था, सिर्फ ATC से संपर्क टूट गया था। कुछ देर बादलों में उड़ान भरने के बाद पायलट को कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज थी बर्फ के टुकड़े की जो प्लेन में टकरा रही थी। इस जहाज को 10 घंटे उड़ान भरना था, इसलिए इस प्लेन में 3 पायलट मौजूद थे। इस प्लेन के सबसे एक्सपीरियंस पायलट यानी कि कप्तान ने 3 घंटे उड़ान भर ली थी और वो रेस्ट के लिए गए हुए थे और पूरा कंट्रोल को पायलट के हाथ में था। रात का समय, ऊपर से तूफान, बर्फ की टक्कर की आवाजों से पायलट घबरा गया, पर डरने की बात अब तक नहीं थी। जब ऑटो पायलट अच्छे से काम कर रहा है तब तक तूफानों में प्लेन आराम से उड़ा सकते हैं। जो बर्फ थी उससे बचने का कोई उपाय नहीं था। इन बर्फ के टुकड़ों ने उन सेंसर्स को फ्रीज कर रखा था जो ऑटो पायलट को जानकारी देता है। अगर ऑटो पायलट की सेंसर खराब हो जाए तो पायलट अंधा होने के बराबर है, यानी कि ऑटो पायलट काम करना बंद कर देगा। ठीक ऐसा ही हुआ फ्लाइट 447 के साथ। अब तक ऑटो पायलट की वजह से प्लेन स्टेबल यानी सीधे चल रहा था। अचानक ऑटो पायलट डिसएंगल्स होने के कारण जहाज लेफ्ट की ओर रोल होने लगा। को पायलट ने तुरंत ही मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और प्लेन को सीधा करने के लिए कोशिश कर रहा था। जहाज अब कभी लेफ्ट कभी राइट की तरफ हो रहा था। को पायलट रोलिंग स्टेबल करने में लगा था। करीब 3 मिनट तक ऐसे ही चल रहा था। इसके बाद को पायलट ने एक गलती कर दी। उन्होंने प्लेन के साइड सटीक को पीछे की तरफ खींच दिया, जिसके कारण जहाज की नोज ऊपर होने लगी और प्लेन का एल्टीट्यूड बहुत तेजी से करने लगा। जब प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ना होता है तब प्लेन को 2000 से 3000 फीट स्पीड से ऊपर ले जाना होता है, पर प्लेन 447 7000 फीट पर मिनट से ऊपर हो रहा था, वो भी तूफानी बादलों से होते हुए। प्लेन की एंगल ऑफ अटैक 30 डिग्री तक हो चुकी थी। ये खतरे की पहली घंटी थी। प्लेन की नोज ऊपर होने से विंग्स में लिफ्ट मिलना बंद हो गया और तेज हवा की वजह से प्लेन ड्रैग भी हो रहा था, जो प्लेन की स्पीड को स्लो करने लगा था। को पायलट पहले से ही कंफ्यूज था। ऊपर से काली घनी रात, प्लेन की स्पीड, प्लेन का एल्टीट्यूड, ऑटो पायलट, प्लेन में बर्फ की टकराने की आवाज, इन घटनाओं से को पायलट पहले से ही घबराया हुआ था। साथ में और एक मुसीबत सामने आ गई और वो था स्टॉर्म अलार्म। को पायलट ने कहा कि प्लेन अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब दूसरे पायलट ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने एक सही डिसीजन लिया। उसने प्लेन के साइड सटीक से प्लेन के नोज को डाउन करने लगा, पर को पायलट ने अभी भी साइड सटीक को पीछे की तरफ खींच रहा था। दूसरे पायलट साइड सटीक को आगे की तरफ मूव कर रहा था। दोनों ही पायलट विपरीत दिशा में खींच रहे थे। प्लेन का कंप्यूटर भी कंफ्यूज्ड हो गया। आखिर बात सुने तो किसकी सुने, पायलट या को पायलट की? यहाँ पर अलग अलग कमांड के दौरान दूसरे पायलट ने लिया सही सिद्धांत को कैंसिल कर दिया। दूसरा पायलट अब नोज को नीचे की तरफ नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद से प्लेन की रफ्तार लगातार कम हो रही थी। को पायलट अब भी पीछे की तरफ ही खींच रहा था। दोनों ही पायलट अब प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। प्लेन की स्पीड कम और लिफ्ट न मिलने की वजह से प्लेन एक पत्थर की तरह नीचे की तरफ गिरने लगा था। तब एंट्री हुई कप्तान की, जो प्लेन के सबसे एक्सपीरियंस पायलट थे। अफसोस उनके आने में बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा स्टॉर्म अलार्म कभी ऑन कभी ऑफ हो रहा था, क्योंकि प्लेन की सेंसर कभी ऑन और कभी ऑफ हो रही थी। कैप्टन की पहली चुनौती थी प्लेन की नोज को नीचे करना, तभी जहाज को बचाया जा सकता है। प्लेन का मुंह अब 40 डिग्री तक हो गया था। कप्तान के आने के बाद को पायलट को यह एहसास हुआ कि वो साइड सटीक पीछे की तरफ खींच रहा था और उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है। गलती का एहसास होते ही वो बहुत डर गया था। जहाज की स्पीड बहुत कम हो गई थी। जहाज अब फ्लाई नहीं कर पा रहा था, न ही ग्लाइड कर रहा था। ये एक पत्थर की तरह नीचे गिर रहा था और एक अलार्म बज गया। यह अलार्म मौत की घंटी थी। यह था ग्राउंड प्रॉक्सिमेट्री अलार्म। यह अलार्म तब बजता है जब जहाज जमीन के अधिक नीचे आ जाता है। पायलट अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ ही समय बाद ये जहाज समंदर में टकरा गया। बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।